जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं ट्रेनिंग लोड के हवाले से, मुख्तलिफ जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ मोटर टास्क या एक्टिविटी या ट्रेनिंग, इसको हम कह सकते हैं। कोई भी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका जो लेवल है डिफ़िकल्टी का, वो क्या है? वो कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। तो उसको क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है, जो टर्म यूज़ की जाती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? रेस्ट पीरियड को कहते हैं। यानी कि अगर हमने दो ट्रेनिंग्स करनी है, दो एक्सरसाइजेज करनी है, तो दोनों एक्सरसाइजेज के दरमियान जो है, दो एक्टिविटीज़ के दरमियान जो हमारा रेस्ट पीरियड है, वो कितना है, तो उसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। टर्म यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंसी। हमने उसमें स्टैट में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है, यानी कि कितनी मरतबा वो कोई भी जो हम एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ मोटर टास्क और एक्टिविटी और एक्सरसाइज। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास 1 घंटा था, तो हमने 1 घंटे के अंदर कितना वर्क किया है, कितनी एक्सरसाइज की है, तो उस तमाम को क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म यूज होती है मूवमेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मूवमेंट जो है वो क्या है? ये इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन एंड हाई डिग्री ऑफ मूवमेंट क्वालिटी इंडिकेट हाई कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड। दो तरह की मूवमेंट होती हैं, एक सिंपल मूवमेंट कहते हैं और दूसरी को कम्प्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। सिंपल मूवमेंट क्या है? जो कि एक सिंपल वे में हम करते हैं, एक लीनियर लाइन है तो भाग रहे हैं। जबकि जो कम्प्लेक्स मूवमेंट है, उसमें हम मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी एंगल्स हैं, उनके ऊपर भी जो मूवमेंट एट ए टाइम हो रही होती है, यानी कि ट्विस्ट करते हैं हम अपनी बॉडी को, तो वो कम्प्लेक्स मूवमेंट में आ जाता है। जबकि एक सिंपल चलना है सीधा, तो वो क्या आएगा? सिंपल मूवमेंट आती है। तो उसके बाद है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? कोई भी जिस्मानी सरगर्मी जिसकी वजह से हमारा जो फिटनेस का लेवल है वो बढ़ जाए या उसको मेंटेन किया जा सके, और उससे जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है, सेहत है, उसमें जो बेहतरी आए, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सरसाइज। तो 3 तरह के एक्सरसाइजेज होती हैं मेनली। तो सबसे जो पहले टाइप्स है बेसिक टाइप, उसको कहा जाता है, यानी कि बेसिक एक्सरसाइज, जिसे नॉर्मली हम वार्म अप भी कहा जाता है। कि जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक एक्सरसाइजेज करते हैं, जिसम को वार्म अप करते हैं। उसके बाद फिर स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है, उसमें जो जो स्किल्स इन्वॉल्व हैं, उनके रिलेटेड जो जो मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके रिलेटेड जो है, यानी कि अगर हमारे लिम्ब्स इन्वॉल्व हैं, तो लिम्ब के ऊपर ज़्यादा जो है वो लोड हम डालते हैं। हमारे जो बाजुओं के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में, तो हम बाजुओं के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोड डालते हैं। तो उसके बाद है कम्पिटिटिव, यानी कि कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो हम एक्सरसाइज करते हैं, कि कौन कौन सी जो एक्सरसाइज ज़रूरी हैं उसके लिए, तो उसको कम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज जो है वो कहा जाता है। उसके बाद लोड के हवाले से अगर हम बात करें, तो लोड बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को ऑप्टिमम लोड कहा जाता है, दूसरा क्रिटिकल लोड होता है। ऑप्टिमम लोड क्या होता है? ये यानी कि वो लोड है या उतना वो ट्रेनिंग है जितनी कि हमारी बॉडी डिमांड करती है, या बॉडी के ऊपर जितना डाला जा सकता है। यानी कि एक बंदा है, वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद जो है उससे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो जितनी एक बॉडी की एबिलिटी है, मैक्सिमम एबिलिटी जो है, जो डिमांड जो उसकी है, कैपेसिटी एंड गुड फॉर कम्पिटिटिव ट्रेनिंग, इट लीड टू ऑप्टिमम अडाप्टेशन थ्रू सुपर कंपनसेशन। तो ऑप्टिमम लोड जो है वो किसी भी शख्स की वो मैक्सिमम लेवल है जिस जो कि उसके ऊपर लोड डाला जा सकता है। तो उसके बाद है क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड क्या है? ऑप्टिमम लोड से ऊपर है। इसको ट्रेनिंग के हवाले से अगर हम देखा जाए, यानी कि एक बंदा है, उसकी एबिलिटी है कि वो 25 kg वेट उठा सकता है, लेकिन हम उसे फोर्स करें कि वो 30 kg उठाए, तो 25 kg उसके लिए क्या था? ऑप्टिमम लोड था। अब जब वो 30 उठाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए क्रिटिकल लोड हो जाएगा। इसको ट्रेनिंग पर्पज के हवाले से अच्छा समझा जाता है, लेकिन फिर रिपीटिशन के जो लेवल है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो है उसमें कम जो है कम से कम होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर एक या दो दफ़ा ही वो आप उठाएंगे, अगर आप ज़्यादा बार ट्राई करेंगे, तो फिर जो है हमारी परफॉर्मेंस या कोई मसल जो है वो इंजरी हो सकती है।
तो परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से डिक्लाइन हो सकती है। तो इसलिए क्रिटिकल लोड जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के हवाले से एक अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर करना है ट्रेनिंग क्रिटिकल लोड डालना है अगर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रिपीटिशन है, वो लिमिटेड होनी चाहिए। इट इज़ टू मीट स्पेशल डिमांड सच एज कंपटीशन डिमांड, यानी कि कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए आप एट द एंड जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि मैक्सिमम जो है क्रिटिकल लोड आप कितना बर्दाश्त जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी, रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग में, कि अगर हम रिकवरी नहीं देंगे और ट्रेनिंग ही करते रहेंगे, जिसम को रिकवर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे लिए मसाइल बनेंगे। हमारी जो बॉडी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो उस प्रेशर को, उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो रिकवरी अलाउ फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अगर हमने कारकर्दगी बेहतर बनानी है तो ट्रेनिंग तो हमने के साथ साथ रिकवरी ज़रूरी है। रिकवरी प्रोसेस में क्या होता है, रिकवरी जो है वो हमारी बॉडी को हील करने, यानी कि जो हमारी बॉडी है खुद ब खुद एक मैकेनिज्म जो है वो बना हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोड हमारे ऊपर डाला है, तो वो फटीग बायोकेमिकल जो अगर हुआ है तो उससे जो उसका इफेक्ट, तो फटीग हमारे बॉडी में बनेगी। तो हमारी रिकवरी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद ब खुद हील होना शुरू होती है और अपने आप को तैयार करती है अगली ट्रेनिंग लोड उठाने के लिए। तो अगर एक ट्रेनिंग लोड उठाया 25 से 30 केजी हमने उठाया है, तो अपना ऑप्टिमम लोड हमने उठा लिया या क्रिटिकल लोड उठा लिया, उसके बाद उसको अगर हमने रिकवरी नहीं दी, तो उसके बाद हम फौरी कोशिश करें कि आज फिर हमने और 30 केजी उठाना था, वो हमारे लिए अगर रिकवरी नहीं है, तो जो हमारे मसल हैं उनमें सोरनेस जो है वो ज़्यादा होगी। अगर सोरनेस का लेवल, डिग्री ऑफ सोरनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है हमारे मसल टीयर ना हो जाए। तो इस वजह से क्या है कि रिकवरी ज़रूरी है। रिकवरी से क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है रिस्क ऑफ इंजरीज़, कि अगर हम अपने जिस्म को बाकायदा एक ट्रेनिंग लोड भी ठीक है हमने डाला, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर रिकवरी भी दी है, उसको रेस्ट पीरियड मिला है, तो उससे क्या है कि हमारा जो इंजरी के चांसेस हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है अडाप्टेशन। तो अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन इज़ द रिएक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकिक फंक्शनल सिस्टम, यानी कि हमारा जो जिस्मानी और जहनी दोनों जो सिस्टम हैं उनका रिएक्शन है कि हम एक लेवल के ऊपर थे, एक लाइन फॉर एग्जांपल है कि हमारा एक लेवल है 25 केजी का है, हमारा लेवल है कि हम इतने वेट उठा सकते हैं। तो अडेप्टेशन क्या है कि हम ट्रेनिंग लोड डाल डाल के अपने आप को अगला ग्रेजुअल, यानी कि 30 केजी हमारे लिए आसान है कि अब हम, हमारा जो बॉडी लेवल है वो 30 केजी के को है अडॉप्ट कर गया कि हमारे लिए अब 30 केजी जो वेट है वो उठाना मुश्किल नहीं है। तो अडेप्टेशन क्या है, रिएक्शन है साइकिक फंक्शनल सिस्टम ऑन अ हायर लेवल काज्ड बाय प्रोसीडिंग लोड, के जब लोड डाल तो उसका फिजिकल और साइकिक जो फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है और अडेप्ट कर लेता है नेक्स्ट लोड को, अगला जो ट्रेनिंग लोड है। तो उसके उस यानी कि इससे क्या होता है, यानी कि हमारी तो उसमें ये चीज़ें चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना। ट्रेनिंग लोड क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी जो करता है, एक एथलीट जो है वो करता है, जितना वो काम करता है उसको क्या कहा जाता है, लोड कहा जाता है। तो ट्रेनिंग लोड को अगर हम देखेंगे तो ट्रेनिंग, तो उससे पहले लॉजिकल सर आपकी वॉइस जो है वो ड्रॉप हो रही है मुसलसल। कि हमने फिजिकली वेट उठाना है, इसमें हमारा जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मोटर स्टिमुलाई इन इम्प्रूवमेंट के हमारा जो है एक सर जी आपकी आवाज काफी ड्रॉप हो रही है, समझ नहीं आ इंटेंसिटी रही सर।
जी आवाज क्लियर है अब? सर अब आ रही है। जी हम ट्रेनिंग लोड की बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग लोड क्या होता है। अमाउंट ऑफ वर्क, सबसे पहले लोड क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल बॉडी इज कॉल्ड लोड। कि कोई भी शख्स जो है वो जो एक्सरसाइज करता है या कोई भी सरगर्मी जो करता है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो जितना एक काम करता है वो क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म, कोई भी शख्स एथलीट है तो एथलीट थ्रू मोटर स्टिमुला, यानी हम मूवमेंट करते हैं और उससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर कैपेसिटी है। जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आती है और हम जो हायर लेवल है हमारी परफॉर्मेंस का, उसको मेंटेन करते हैं। तो ट्रेनिंग लोड इज अ ब्रॉड टर्म डिस्क्राइबिंग टोटल वॉल्यूम। ट्रेनिंग लोड क्या है कि एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम अपना टोटल वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि कोई भी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है, इंटेंसिटी उसकी क्या है, उसको देखते हैं, और टोटल वॉल्यूम कितनी देर हमने उस ट्रेनिंग को किया। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रेनिंग लोड कहलाती है। एथलीट अंडरटेक ड्यूरिंग बोथ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या है? टोटल वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिटी क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और कंपटीशन के दौरान जो है वो क्या क्या है। इट कैन आल्सो बी द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड अदर अवेलेबल मैट्रिक्स। ड्यूरेशन में भी यानी कि टाइम पीरियड भी हो सकता है, इंटेंसिटी शिद्दत है, या दूसरी जो चीज़ें हैं यानी कि टाइप सी है, उसकी मूवमेंट क्वालिटी है। तो ये तमाम जो चीज़ें क्या कहलाती हैं? ट्रेनिंग लोड कहलाती हैं। ट्रेनिंग लोड इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अगर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ट्रेनिंग लोड हम उसको कह सकते हैं। जितना जो है वो ट्रेनिंग लोड हमारा हार्ड होगा या लॉन्गर हमारा वर्कआउट होगा, उतना ही इसका मतलब है, यानी कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी किसी भी एक्सरसाइज की, तो इसका मतलब है लोड जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर उतना उतना बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी क्या है? यानी कि उसकी शिद्दत है, कि जितना आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो इसका मतलब है आपका जो लोड है वो आपकी बॉडी के ऊपर बढ़ता जाता है। तो लोड जो है वो चार तरीके से जो है वो हम बॉडी के ऊपर बढ़ाते हैं। FIT उसको कह सकते हैं। एफ से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ रिपीटिशन है। कि अगर हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी रिपीटिशन बढ़ा देंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारा जो लोड है ट्रेनिंग का, वो बॉडी के ऊपर जो लोड है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह दूसरा मेथड क्या, इंटेंसिटी है, कि अगर हम 25 kg उठा रहे हैं तो हम 30 kg उठाना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग लोड जो है वो बॉडी के ऊपर बढ़ेगा। टाइम ड्यूरेशन है, कि अगर हम वो 1 मिनट के अंदर कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो अब हम 2 मिनट करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम लोड है, ट्रेनिंग लोड, वो बढ़ जाएगा। टाइप ऑफ वर्क है, यानी कि सिंपल पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, अब हमने कम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज जो हैं उनको भी करना शुरू किया, तो इसका मतलब टाइप ऑफ वर्क जो है वो हमारा डिपेंड करता है, इससे भी जो हमारा ट्रेनिंग लोड है वो इन्हांस होता है। तो बेसिकली अगर हम ट्रेनिंग लोड की बात करें तो दो तरह का ट्रेनिंग लोड होता है। एक को इंटरनल और इनर लोड इसको कहा जा सकता है, और दूसरा एक्सटर्नल या आउटर लोड उसको कहा जा सकता है। इंटरनल लोड क्या है, कैसे पता चलता है? ये हमारा बेसिकली फिजियोलॉजिकल लोड इसको कह सकते हैं, साइकिक और फिजियोलॉजिकल लोड इंटरनल लोड को कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिम्टम्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के ऊपर लोड जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल सिम्टम क्या हो सकती हैं? हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होगा, या लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन जो है इन ब्लड होगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है उसके ऊपर, फटीग हमारी बॉडी में होगी, पल्स रेट है वो होगा। तो यानी कि ये क्या है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है उनसे पता होगा। इसी तरह साइकिक में क्या आ सकता है कि बोर्डम हम फील करना शुरू हो जाएंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या है, इनर लोड है। उसके बाद एक्सटर्नल लोड की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लोड या आउटर लोड क्या होता है, यानी कि हमारा ये फिजिकल लोड है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिजिकली हम जो काम कर रहे हैं। डिस्टेंस है अगर, तो हम कितना रन कर रहे हैं, जंप है तो वो कितने जंप लगा रहे हैं, ड्यूरेशन है, एक कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कितनी देर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल लोड। तो दो तरह से जो लोड है उसको एडमिनिस्ट्रेट जो है वो किया जा सकता है, इंटरनल लोड का है और एक्सटर्नल लोड क्या है। तो एक्सटर्नल लोड क्या है, फिजिकल वर्क परफॉर्म्ड बाय एन एथलीट।
फॉर एग्जांपल क्या डिस्टेंस रन है, कितना फासला भागता है, अमाउंट ऑफ जंप परफॉर्म्ड, बॉल थ्रो, तो ये क्या है एक्सटर्नल लोड है। इसी तरह इंटरनल लोड क्या है, साइको एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन है। इंटरनल लोड जो है इसको कहा जाता है, इंटरनल लोड इज जज बाय पल्स रेट, हार्ट रेट, स्वेटिंग एंड आल्सो बी जज बाय द वेरियस सिम्टम ऑफ टी। तो अमूमी तौर पर इंटरनल लोड को जो मैयर करने के लिए एक स्केल ऑलरेडी मेंशन है, आरपी स्केल उसको कहा जाता है, रेटिंग परसीव्ड एक्सर्शन स्केल इसको कहा जाता है, और हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। दो तरीके हैं, आरपी और हार्ट रेट रिस्पॉन्स जो है किसी भी एक्टिविटी के, हार्ट रेट हमारा कितना है, बढ़ा है, कम हुआ है, तो ये ट्रेनिंग लोड जो है उस इस तरह से उसको मैयर किया जा सकता है। आरपीई क्या है, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, इसको बोर्ग स्केल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुनार बोर्ग था जिसने इसको डिज़ाइन किया था ओरिजिनल स्केल को। तो ये एक सिंपल सा स्केल है जिसमें नंबर जो है वो यूज़ किए जाते हैं किस मकसद के लिए, कि जो हमें आइडिया देते हैं कि हम किस लेवल की जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, या कितना टाइम पीरियड जो है उसके साथ कर रहे हैं। तो न्यूमेरिक फॉर्म में जो है वो इसको शो करवाता है। तो नंबर्स सिस्टम है, यानी कि हमने अगर मेजरमेंट करनी है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो जो ओरिजिनल स्केल था आरपी बोर्ग स्केल जिसे कहा जाता था, तो वो 6 से स्टार्ट होता था और 20 तक जाता था, यानी कि उसकी जो नंबरिंग है वो 6 से स्टार्ट होकर 20 तक जाती थी। बॉटम नंबर जो होता था वो 6 है, जो रिप्रेजेंट करता था हमारे रेस्टिंग पीरियड को, हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो कम है, तो उसको रिप्रेजेंट 6 से किया जाता था। और मैक्सिमम जो है फिर आगे मुख्तलिफ जो है डिग्रीज बनाई होती थी, तो जो टॉप नंबर था वो 20 था, जो कि शो करता था मैक्सिमल इंटेंसिटी को। जबकि अब अगर बात करें तो स्केल वही है, लेकिन जो मोस्टली जो कोचेज या ट्रेनर्स हैं उन्होंने इसको मॉडिफाई कर लिया है, और अब इसको जो शॉर्टर है वो 1 से 10, या उसको हम 0 से 10 भी कह सकते हैं, कि जो बॉटम स्केल है अगर कोई 0 के ऊपर है या 1 के ऊपर है तो उसको समझा जाता है कि ये बॉटम लेवल के ऊपर है, यानी कि इसमें ये रेस्ट एक्टिविटी का जो लेवल है या ट्रेनिंग का जो लेवल है वो 0 है, ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग नहीं करता, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ या मैक्सिमल जो ट्रेनिंग है लोड है वो नहीं अडॉप्ट कर रहा है। और अगर 10 के ऊपर आता है तो इसका मतलब है टॉप ऑफ द स्केल, तो ये मैक्सिमम जो हमारा लोड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है ट्रेनिंग लोड की, के नंबर 1 के ऊपर अगर है तो इसका मतलब क्या है, वेरी लाइट एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यानी कि हार्डली एनी एक्सर्शन बट मोर देन स्लीपिंग वाचिंग टीवी। तो लाइट एक्टिविटी, फिजिकली तौर पर हम उसमें एक्टिव नहीं है, तो जो स्केल है वो उसको फिर जो नंबर्स असाइन किए जाते हैं मेजरमेंट के हवाले से, तो वेरी लाइट में अगर आता है तो यानी कि बंदा ज़्यादा सोता है, टीवी ज़्यादा देखता है और कोई मुश्किल काम भी नहीं करता, तो वो वेरी लाइट एक्टिविटी में है, तो उसको फिर 1 नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है, यानी कि इस स्केल में। उसके बाद अगर लाइट एक्टिविटी देखते हैं तो लाइट एक्टिविटी क्या, फील लाइक यू कैन मेंटेन फॉर आवर्स, इजी टू ब्रीथ एंड कैरी फॉर कन्वर्सेशन। तो यानी कि लाइट एक्टिविटी आप करते हैं उसको जो स्केल में अगर हम बात करें नंबर्स की, तो वो 2 से 3 के दरमियान जो है वो अलॉट किए जाते हैं। इसी तरह मॉडरेट एक्टिविटी है तो उसमें क्या है कि हम ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग हमारी हैवीली हो जाती है, एंड कैन होल्ड अ शॉर्ट कन्वर्सेशन स्टिल समवट कंफर्टेबल बट बिकमिंग नोटिसेबली मोर चैलेंजिंग, यानी कि वो बंदा जो एक्टिविटी कर रहा है उसका हार्ट रेट जो है वो मुश्किल, वो सांस उसके लिए लेना मुश्किल है, लेकिन अभी भी वो इस पोजीशन में है कि वो अपने आप को आरामदेह महसूस करता है। और लेकिन ये जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए इसका मतलब है मॉडरेट से विगरस एक्टिविटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है, कि चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, ज़्यादा चैलेंज एक्टिविटी के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है। तो विगरस एक्टिविटी क्या है, बॉर्डर लाइन है, यानी कम्फर्ट, दो जोन है, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। तो ये अनकंफर्टेबल का की बॉर्डर लाइन है, तो क्या इसमें जो हमारे सांस है वो हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग जो है वो हमारी शॉर्ट हो जाती है। और क्या, लेकिन क्या है कि कैन स्पीक अ सेंटेंस के हम बात करते हैं तो वो आज जो है वो बात अपना पूरा जो फ़िक्रा है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर एक्टिविटी लेवल हो वेरी हार्ड तो उसमें फिर हम क्या बोलते हुए भी जो हमारी बात है वो पूरी हम नहीं कर पाते, और जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर उसको मेंटेन रखें। कैन बेयरली ब्रीथ एंड स्पीक ओनली अ फ्यू वर्ड, तो इस लेवल के ऊपर यानी कि उसको वेरी हार्ड एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद जो मैक्सिमम एफर्ट एक्टिविटी है वो क्या है, 10 उसको 10 नंबर जो है वो अवार्ड किया जाता है।
कि अगर कैन नॉट मेंटेन फॉर मोर देन अ वेरी शॉर्ट टाइम, अनएबल टू टॉक एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ, के उसको सांस जो है वो लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बोलना उसके लिए यानी कि एक्सरसाइज करता है तो फौरी तौर पर तो उसके लिए जो है वो बोलना मुश्किल है, फील ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप गोइंग, कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है, अनएबल टू टॉक, कैन नॉट मेंटेन फॉर मोर देन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इस तरह जो है वो आरपी स्केल के ज़रिए जो है किसी भी शख्स का जो ट्रेनिंग लोड है वो मेजर किया जाता है। तो ये जो है आरपी स्केल के तहत उसको जो नंबर्स हैं वो अवार्ड किए जाते हैं। तो बोथ लोग जो हैं चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल दोनों इंटरलिंक्ड हैं। डेफिनेटली एक के ऊपर जो है वो असर तभी पड़ेगा जब दूसरे के ऊपर असर पड़ रहा है। तो जो भी कोच है या ट्रेनर है उसको सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल लोड है उसको भी देखना है कि एक्सटर्नल लोड की यानी कि जो ट्रेनिंग वो कर रहा है कि उसमें इंटेंसिटी क्या है, मूवमेंट की डेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इन तमाम जो चीज़ों को उसने देखना है सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन, के एक जो शख्स है लेकिन इसको देखते हुए उसने साथ साथ क्या देखना है, उसका इनर लोड देखना है, इंटरनल लोड देखना है कि उसके ऊपर यानी कि वो इंटेंसिटी किसी कोई एक्टिविटी करवा रहा है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ा रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो उसके इनर लोड जो है, इंटरनल लोड उसके ऊपर किस हद तक जो है वो अफेक्ट कर रहा है। इनर लोड से कैसे यानी कि क्या उसकी सिम्टम होंगी कि जो कोच है वो देखेगा मुख्तलिफ जो सिम्टम है, स्वेटिंग खिलाड़ी को हो रही है, कलर ऑफ स्किन जो है उसका तब्दील हो रहा है, विजिबल जो है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मेंटली तौर पे भी जो अब वो तवज्जो नहीं दे रहा, तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि अगर हम उसको कहें जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट, तो जो एक्सटर्नल लोड है वो फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो जैसे जैसे उसमें इंटेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आएगा, तो उसका डिपेंडेंट क्या होगा, हमारा इनर लोड होगा कि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी स्वेटिंग होगी, जो फटीग है उस पे आएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इनर लोड क्या करता है, नॉट ओनली हेल्प टू कंट्रोल आउटर लोड, कि इनर लोड को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हम अपना आउटर लोड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ये अहम किरदार अदा करता है हमारा डिटरमिन करने में इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग लोड को, किस हद तक जो है वो ट्रेनिंग लोड हम हमारे लिए मौसर है या डाल सकते हैं। तो इस तरह जो इंटरनल लोड और या एक्सटर्नल लोड है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं कि एक के साथ दूसरा डायरेक्टली अटैच है। तो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग लोड के, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड रिपीटिशन ऑफ लोड है, हम ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग पढ़ चुके थे तो उसमें ये चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड रिपीटिशन लोड होता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड है, प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड है और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड रेपिटेशन लोड की, तो ये क्या है कि जो भी हम लोड डालते हैं, द लोड मस्ट बी गिवन सेवरल टाइम टू अचीव द स्टेबल increase in performance capacity and the training should be continuous, otherwise achieved adaptation or performance improvement will be lost after some time। adaptation हमने पढ़ा कि adaptation क्या है कि जो ट्रेनिंग कर करके हमने अपनी बॉडी को उस काबिल बनाया है, तो अगर हम ट्रेनिंग छोड़ देंगे, कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहेगी, लोड उतना नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारी हमने अचीव की थी अपनी परफॉर्मेंस या उसमें जो बेहतरी लाई थी वो एक ख़ास वक्त के बाद उसमें डेफिनेटली कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो लोड है वो लाजमी है कि जो ट्रेनिंग है वो हमने करनी है, यानी कि एक रिकवरी टाइम पीरियड है। उसके बाद ये नहीं है कि रिकवरी पीरियड हम लॉन्ग कर दें और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो शॉर्ट कर दें, तो उससे क्या है कि अडेप्टेशन हमारी बॉडी की जो है वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड। ऑप्टिमम लोड क्या है, आपको बताया कि वो लेवल है जो कि एक मैक्सिमम किसी बॉडी के ऊपर डाला जा सकता है। द लोड गिवन इज नाइदर टू लो नार टू मच एक्सेसिव, कि ना तो कम डाल, यानी कि अगर एक बंदे की एलिजिबिलिटी है 25 kg की,
तो हम उस डेफिनेटली उसके ऊपर 25 केजी ही डालेंगे। इससे बढ़ाएंगे तो वो ओवरलोड में चला जाएगा या क्रिटिकल लोड में चला जाएगा, तो वो बढ़ाएंगे तो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है, लेकिन फिर जो फ्रीक्वेंसी है या रिपीटिशन है वो कम करेंगे उसकी। तो ये नहीं है कि एक बंदे का वैसे ही बॉडी लेवल जो है वो 25 केजी के ऊपर है और हम उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हम उसको 20 केजी वजन उठा के हम कह रहे हैं जी आप 20 केजी उठाओ ट्रेनिंग करो, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आएगी। डेफिनेटली उसकी बॉडी पहले ही अडेप्ट है 25 केजी के ऊपर। जब वो 20 केजी के ऊपर ट्रेनिंग करेगा तो उसको उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। द लोड गिवन इज नाइदर टू लो नॉर टू मच एक्सेसिव, कि ना ही कम देना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दे देना चाहिए। यानी कि 25 केजी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्टेशन करवानी है तो 30 केजी तक लेकर जा सकते हैं, यानी कि 25 केजी और अगले दिन हम उससे कहें जी आप 50 केजी उठाएं। तो बिकॉज नो सुपर कंपनसेशन टेक प्लेस, our recovery process is slowed down respectively. Therefore, for super compensation and optimum recovery, the optimum load must be given. सुपर कंपनसेशन को हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सुपर कंपनसेशन के लिए क्या है, ऑप्टिमम रिकवरी भी होनी चाहिए और ऑप्टिमम लोड भी होना चाहिए। मैक्सिमम हम टाइम दें उसको, उसमें फर्क आएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी। ऑप्टिमम लोड जो है वो पर, तो वो उसकी बॉडी जो है दिया जाएगा रिकवरी का। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो हम जो लोड डालेंगे वो स्पीड से रिलेटेड ही डालेंगे। स्पीड हमें बढ़ानी है, हम उसको स्ट्रेंथ का लोड, अगर हमने उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी है कि वो वेट उठा सके, तो हम उसकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक लोड जो है वो उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये नहीं कहेंगे जी आपने 50 केजी जो है वो वेट उठाने के लिए ट्रेनिंग करनी है तो आप रोज 2 किलोमीटर जो है वो भागें, तो डेफिनेटली वो उससे लिंक्ड नहीं है। तो फिर हमने जब भी कोई स्पेसिफिक स्किल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर जो लोड है वो भी स्पेसिफिकली जो है उसके ऊपर डालना होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। सुपर कंपनसेशन हमने डिस्कस किया था, यानी कि बात कर रहे हैं तो वो कब होगा, जब लोड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। दिस द लोड शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि ये नहीं है कि एक दिन 10 केजी है तो दूसरा दिन 20 केजी, नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। द लोड शुड बी गिवन, फॉर एग्जाम्पल हायर लोड शुड बी गिवन फॉर अडेप्टेशन टू हायर लेवल। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली उसको बढ़ाया जाता है। तो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लोड इंटेंसिटी। इसको दो पार्ट में तकसीम किया जाता है। इंटेंसिटी को, लोड इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी दो पार्ट में इसको सब डिवाइड किया जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस या इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। ये क्या करती रेफर करती है टू पेस ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी हम जो हरकत करते हैं वो किस पेस के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंट रेस है तो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड ऑफ 100 मीटर, स्प्रिंट इन मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड के हिसाब से जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा किस इंटेंसिटी का रिएक्ट कि हमने लोड डाला और फिर टाइम कितना दिया रिकवरी का, 2 मोटर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल है रेस्ट पीरियड बिटवीन 2 क्या दिया, तो इसको कहा जाए सर आपकी आवाज में और नहीं है। 100 मीटर स्प्रिंट रेस के वो कितना टाइम लेता है 100 मीटर रेस में, तो इसको क्या कहा जाता है, ड्यूरेशन। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते हुए इसमें बेहतरी जो है वो लाई जाती है। उसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ टाइम के वो कितनी मूवमेंट कर सकता है, एक वन सेट ऑफ एक्सरसाइज जो है
वो एक मोमेंट है तो वो कितनी मरतबा उसको रिपीट कर सकता है, तो नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ रिपीटिशन उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी स्टिमुलस या प्रिंसिपल ऑफ लोड वाली इनकी आगे टाइप्स है। तो उसके बाद सुपर कंपनसेशन की बात करते हैं। सुपर कंपनसेशन है क्या? सुपर कंपनसेशन कहते हैं जी फेज ऑफ इंक्रीज्ड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी, के जो हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, जितना इजाफा हुआ है हमारे रिजल्ट किस बुनियाद के ऊपर, रिजल्टिंग फ्रॉम द बायोकेमिकल रिएक्शन अपॉन द प्रोसीडिंग फटीग, के जब हमने उसके ऊपर लोड डाला था, मैक्सिमम लोड डाला, ऑप्टिमम या क्रिटिकल, तो जो बॉडी है वो फटीग का शिकार हुई। तो फटीग का शिकार हुई है, लेकिन उससे क्या है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी है वेट उठाने की, उसमें भी तो इजाफा हुआ है। तो उसको इस फेज को क्या कहा जाता है? सुपर कंपनसेशन। अडेप्टेशन हमने पहले डिस्कस किया है। तो अडेप्टेशन ऑफ लोड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड सुपर कंपनसेशन, के जो हमारी बॉडी का लेवल है वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है, वो अडेप्टेशन है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सुपर कंपनसेशन। उसकी मिसाल क्या? आफ्टर ट्रेनिंग वी फील फटीग एंड परफॉर्मेंस इज डाउन। डेफिनेटली हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे जब हमें फटीग फील होती है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। हम अमूमी तौर पर जो है वो खेल से अलहदा हो जाते हैं, सरगर्मी से अलहदा हो जाते हैं। तो अगर सरगर्मी से अलहदा ना हो और रिकवरी हम ना दें, रेस्ट पीरियड ना दें, तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम रेस्ट पीरियड देंगे तो रेस्ट पीरियड में क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हील होती है। एट द रेस्ट पीरियड आवर परफॉर्मेंस इंक्रीज फ्रॉम लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी। लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं कि जो हमारा लेवल है, कि जो हमारा करंट लेवल है परफॉर्मेंस का, कि इस हद तक जो है वो हम ट्रेनिंग कर सकते हैं आसानी के साथ, तो वो हमारा है। तो अगर हम रेस्ट देंगे, कि हमने अपनी बॉडी को अडेप्ट किया, लोड उठाया था, उससे फटीग तो हुई है, लेकिन अब फटीग के बाद हमने अगर रेस्ट दिया तो जो हमारा लेवल है, कैपेसिटी जो है वो हमारी डेफिनेटली उसमें इजाफा होगा। तो ये जो परफॉर्मेंस रेट इंक्रीज्ड इन रिकवरी पीरियड इज नाउन एज फेज ऑफ कंपनसेशन, के उस रिकवरी की वजह से, रिकवरी अगर ना देते तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी थी, अब रिकवरी दी है तो उसकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, इस फेज को क्या कहा जाता है? फेज ऑफ कंपनसेशन। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज सुपर कंपनसेशन और ओवर कंपनसेशन भी इसको कहा जा सकता है। व्हेन अ लोड इज एडमिनिस्ट्रेटेड and repeated for a certain number of days, then individual body change to new state of performance efficiency, and this process is called adaptation. अडेप्टेशन हमने पहले भी उसको देखा कि अडेप्टेशन क्या है, कि जब एक बॉडी के ऊपर हम लोड डालते हैं और बार बार उसके ऊपर लोड डालते रहते हैं, 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी हमारा ट्रेनिंग चल रही है, तो उससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो नई जो स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको अडेप्ट कर लेती है, कि उस हद तक जो है वो बंदा कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन। और हमने क्या डिस्कस किया कि अडेप्टेशन ऑफ लोड क्या कहलाती है? सुपर कंपनसेशन। तो कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें क्या है? कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्समैन इनहांस्ड टू नेक्स्ट लेवल। अडेप्टेशन में क्या होता है कि जो हमारी कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, उस वो बढ़ जाती है। अडेप्टेशन इज द रिएक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकिक फंक्शनल सिस्टम ऑन अ हायर लेवल काज्ड बाय प्रोसीडिंग लोड। लोड जो है वो डालने की वजह से हमारे फिजिकल और साइकिक जो फंक्शनल सिस्टम है उसमें बेहतरी आती है। तो उसको क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन कहा जाता है। तो कंडीशन ऑफ अडेप्टेशन प्रोसेस 3 होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोड डाला, तो लोड डालने से क्या हुआ? सबसे पहली जो कंडीशन है, डिलेड हुआ ऑनसेट मसल सोरनेस, के जो हमारी मसल्स है उसमें फटीग जो है वो फील होना शुरू होती है। वो क्यों शुरू होती है? मुख्तलिफ उसका फैक्टर है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो वहाँ पर कम होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर क्या है फिर लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा होता है, यानी कि बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एनर्जी है वो हमारी जब बर्न होती है तो वो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो उस एक ये है, तो वो काज्ड बाय
एक तो ये वजह, दूसरा क्या, काज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक टीयर इन द मसल, यानी कि मसल जो टीयर होते हैं वो हमें ऐसे नजर नहीं आते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखते हैं तो उसमें सोरनेस जो आती है, यानी कि मसल जो है वो उसमें टीयर्स आते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 24 से 72 घंटे, यानी कि एक दिन से 3 दिन, यानी कि उसको हम फटीग कह सकते हैं खलियां, कि हमें 3 दिन तक जो है वो उसकी जो दर्द है उसकी शिद्दत का एहसास होता है। ग्रेटर व्हेन यू एक्सरसाइज योर मसल इन अ वे दैट दे आर अंडर सर्टन व्हाइल दे आर लेंथनिंग, कि ये जो सोरनेस है वो और ज़्यादा होगी जब हम मसल्स के ऊपर, उन्हीं मसल के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं या उनको लेंथ करते हैं। तो इस सूरत में हमें क्या करते हैं, रिकवरी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब मसल सोरनेस होती है तो रिकवरी करते हैं, तो रिकवरी से क्या होता है, दूसरा इन्फ्लेमेशन होती है, कि जो हमारा बॉडी है वो नेचुरल रिस्पॉन्स करती है, और मसल जो डैमेज होते हैं इसको, या यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो टीयर उसमें आए थे तो उसको हील करती है। जो हील करती है तो फिर क्या होता है, एंड इट्स वे ऑफ हीलिंग एंड अडेप्टिंग, सो इन जनरल इट इज़ अ गुड थिंग। इन्फ्लेमेशन जो है वो होनी चाहिए। However, pain and soreness are also associated with the inflammatory response. So, in certain scenario, we may want to reduce it. तो इन्फ्लेमेशन जब हुई, हमने रिकवरी दी उसे, तो रिकवरी से फिर क्या हुआ, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, कोई भी जो चेंजेस आती है दैट अकर फ्रॉम ट्रेनिंग दैट रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन फिटनेस परफॉर्मेंस हैपन आफ्टर एंड एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर रिकवरी नहीं देंगे तो फिर अडेप्टेशन नहीं होगी। तो रिजल्ट क्या है, ये इन्फ्लेमेशन अगर हमने रिकवरी दी थी तो उस वजह से जो है वो अडेप्टेशन जो है वो होती है। तो फेज़ हैं उसके सुपर कंपनसेशन के, नॉर्मली तौर पे उसको 4 फेजेस में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला फेज़ है, ये जो एक लाइन है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग जो लिखा हुआ है, तो ये हमारी एक लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी है, कि हमारा जो करंट स्टैंडर्ड है वो ये है ट्रेनिंग का। अब जब हम लोड उसके ऊपर डालेंगे, ऑप्टिमम लोड, ऑप्टिमम हमारा ये लेवल है, तो ऑप्टिमम जब लोड डाला जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी है वो फटीग फील करेगी। तो फटीग जब फील करेगी तो डेफिनेटली हमें रिकवरी देना पड़ेगी। अगर रिकवरी देंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी देंगे, तो हमारा जो लेवल है वो लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी तक जो आएगा, तो ये हमारा कौन सा पीरियड कहलाएगा, रिकवरी पीरियड। तो इससे जैसे ही ऊपर जाएगी लाइन हमारी, यानी कि परफॉर्मेंस में जितनी बेहतरी आएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, सुपर कंपनसेशन फेज। 48 से 72 और जो है यानी कि 2 से 3 दिन का ये जो प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद अगर हमने अपनी बॉडी को यानी कि बॉडी अडेप्टेशन हमारा लेवल ये आ गया, ट्रेनिंग लोड यानी कि इस हद तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे, तो अगर हमने इसको मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली अब इस साइकिल को फिर दोबारा यहाँ पर लोड डालेंगे तो वो फटीग होगी, फिर ये बेहतर होगा। तो अगर हम इसके ऊपर लोड नहीं डालेंगे, बस जी हमने छोड़ देनी है ट्रेनिंग, तो फिर क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये वापस डिक्लाइन होना शुरू जो है वो हो जाएगी, और परफॉर्मेंस जो है वो हमारी, यानी कि जो भी हमने ट्रेनिंग की उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने छोड़ दी थी। तो जो हमारा लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी है वापस उसी के ऊपर ही आ जाती है। तो इस स्केच में भी आपको वही कि ये इनिशियल फेज है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है वो हमारी क्या है, इनिशियल परफॉर्मेंस की लाइन है। हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग लोड डाला, तो हमारी जो बॉडी है परफॉर्मेंस है उसमें क्या आई, कमी आई। कमी किस वजह से आई, फटीग की वजह से। तो यहाँ तक जो है वो फॉर एग्जांपल फटीग है, तो अब फटीग आई है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर रिकवरी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब इस लेवल तक जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, यानी कि एक इनिशियल परफॉर्मेंस से लेकर मैक्सिमम जो लेवल है अडेप्टेशन का, तो ये कौन सा फेज कहलाता है, सुपर कंपनसेशन या कंपनसेशन जो फेज है वो कहलाता है। उसके बाद जब दोबारा, यानी कि अब हमारी लाइन है परफॉर्मेंस की वो ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक आ गई है, इस लाइन के ऊपर है, अब दोबारा इसके ऊपर लोड डाल लेंगे, प्रॉपर लोड डाला और प्रॉपर रिकवरी दी, तो डेफिनेटली जो हमारी परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतर होगी। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर चली जाती है। फिर हमने लोड डाला, फिर रिकवरी दी, तो जो परफॉर्मेंस है इसी तरह ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह जो ट्रेनिंग साइकिल है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग साइकिल हमने पढ़े थे, मीज़ो, मैक्रो, माइक्रो, तो हम जिस साइकिल को भी फॉलो कर रहे हैं तो फिर इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते हुए जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती जाती है। तो
बेनिफिट क्या है सुपर कंपनसेशन के एक तो है कि सुपर कंपनसेशन जो फेज़ है वो मैनेजमेंट का ऑफ स्ट्रेस है, कि हम जो लोड है उसको बर्दाश्त करते हैं और जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करते हैं। और दूसरा क्या है, फैसिलिटेट टू अडेप्टेशन, के जो हमारी बॉडी है उसको अगले लेवल के लिए जो है वो तैयार कर लेता है, फैसिलिटेट करता है। उसके बाद इंक्रीज होती है इससे हमारे न्यूरो और मस्कुलर एफिशिएंसी, के साइकिक और फिजिकली या फिजियोलॉजिकली तौर पे जो है वो हमारी एफिशिएंसी, जो हमारे मसल्स हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो काम करना शुरू करते हैं। और न्यूरोमस्कुलर दोनों में क्या आ जाता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन लेवल है दोनों का वो भी उसमें भी बेहतरी आ जाती है। उसके बाद है इंक्रीज इन मसल स्टोर। डेफिनेटली जब हम करेंगे तो जो हमारी मसल में ग्लाइकोजेंस है उसमें इजाफा होगा, यानी कि जो लेवल है एनर्जी का उसमें इजाफा होता है कि हम मैक्सिमम जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। लेस और डिले फटीग, जैसे जैसे ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ट्रेनिंग जो फटीग है वो या तो हमें कम होगी या ज़्यादा देर के बाद होगी, यानी कि हम ज़्यादा लोड जो है वो करेंगे तो फटीग जो है वो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो ये परफॉर्मेंस यानी कि ट्रेनिंग का ये बेनिफिट होता है। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। डेफिनेटली एक्सरसाइज की वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक बीट के अंदर जो है वो हमारा ब्लड पंप हो रहा है, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और नंबर ऑफ बीट 1 मिनट, वो क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियक आउटपुट भी बेहतर होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बेहतर होता है इससे।